अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल को पसंद कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को नॉवेल्स अच्छी लगती है तो प्लीज प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बिल्कुल फ्री है ये, कोई भी पैसे नहीं लगते इसमें और हमें दिली खुशी मिलेगी। अगर कोई रिक्वेस्टेड नॉवेल है तो वो भी बताइएगा हमें कमेंट के थ्रू। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की ख्वाहिश को पूरी कर सके और आप लोगों के एक शेयर से हमें बहुत खुशी मिलती है, हौसला मिलता है और हम दिल से चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छे अच्छे नॉवेल्स लाकर इंटरटेन कर सके। तो आज एक न्यू नॉवेल लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है हम दीवाने से। राइटर है बिया अहमद। ईद स्पेशल नॉवेल है, काफी अच्छा है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फुप्पू देखे रात को कैसे बोल रही थी मायूं नहीं बैठूंगी, और अब 12:30 बज गए हैं। मोहतरमा कमरे से ही नहीं निकली। सुबह से भाई मुझसे 2 कप चाय के और 2 शर्ट प्रेस करवा चुके हैं। रिदा ने फायजा को अंदर कमरे में आता देखकर दोनों हाथ कमर पर रखे उसे घूरा था। सबको ही पता था कि राहिम के ये दोनों काम वही करती आई थी। सुबह सुबह जरीना भाभी और इनाम भाई के सर पर बम फोड़ा है जनाब भतीजे ने, कि सबको मानते ही बनी है। जाओ अब कमरे में जाकर अपनी शक्ल दिखाओ मेरे भतीजे को, सुबह से बेचैन है। फायजा ने मजे से कहा। उसका दिल धड़का था। ओहो, मतलब ईद को रुखसती पक्की? रिदा ने उठकर उसे बाहों में भरा था। बिल्कुल पक्का काम किया है मेरी दीवानी भतीजी को काबू करने के लिए मेरे निकम्मे भतीजे ने। अब के फायजा ने उसे शरारत से देखा था। उसके चेहरे पर राहिम हसन की मोहब्बत के अनगिनत रंग बिखरे थे। हाय फुप्पू, फिर शर्मा रही है, ये तो इनकलाब हो गया। वो सच में शर्म से मर जाने को थी। मजीद न बर्दाश्त करते उसने रिदा का हिसार तोड़ा। फुप्पू, देख ले शुक्राने के नफिल पड़े रहे होंगे कहीं बैठ करके। सुबह से मेरी शक्ल नहीं देखी। सर झटक कर कहती हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन उसे दरवाजे पर ही रुक जाना पड़ा था। बाजी जी, शादी नहीं रुक सकती। पीनू हाँफती कांपती अपने सीने पर हाथ रखती उसे देख रही थी। हटो यहाँ से, पहले भी तुम्हारी वजह से कम जली नहीं हुई मैं, वो उसे घूरते बोली। फायजा और रिदा दोनों हंसी थी। मैं आपसे थोड़ी ज्यादा, पीनू ने अपना दुख रोया। लेकिन बाजी जी, अभी की खबर बिल्कुल पक्की है। राहिम भाई ने कहा है वो ईद के दिन अपनी दुल्हन रुखसत करवा कर लाएंगे। और जी इस बार आप मुझे झूठा कह ही नहीं सकती। ये देखें, बाद में लोग अपनी ही बातों से फिरकर पीनू को जलील करते हैं। वो मुंह बनाकर कहती मोबाइल में वीडियो चलाते बोली। हीर ने वो हैरा से मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। फायजा और रिदा उसके दाएं बाएं उसके साथ सर जोड़े खड़ी हुई थी। चलो भाई, इनाम मेरे बेटे को अब अपनी बेटी दे ही दो। हसन साहब एक हाथ से राहिम के गले में डाले इनाम साहब को देखकर बोले। वो नीचे देखता मुस्कुरा रहा था। इनाम साहब ने आगे बढ़कर राहिम को गले लगा लिया था। हीर के दिल ने स्पीड पकड़ी थी। ये तो है ही मेरा बेटा। फिर खदीजा और जरीना ने बारी बारी उसकी पेशानी चूमी थी। राहिम थोड़ी बेवकूफ है वो। जरीना झिलमिलाती आंखों से उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे कह रही थी। हीर की आंखें यकलुक्त पानियों से भरी थी। उसके हाथ में मोबाइल लर्जा था। फायजा ने मुस्कुराकर उसे देखा था जो भीगी आंखों से स्क्रीन को देख रही थी। चच्ची अम्मी, वो कोई गैर थोड़ी है। उसने उन्हें गले लगाया था तभी वीडियो खत्म हुई थी और साथ ही हीर का रोना शुरू। हाँ, तभी दिल खोलकर डांटते। वो बमुश्किल कहती मोबाइल पीनू को थमाते ही चहको पैको रो दी थी। अरे अरे मेरी जान, क्या हुआ हीर? फायजा ने मुस्कुराते हुए उसे खुद से गले लगाया था, मगर वो मजीद रोती गई। फायजा समझ गई थी। माँ को रोता देखकर हर लड़की की तरह हीर इनाम का नाजुक सा दिल भी भर आया था। लड़की रुखसत होकर चाहे 7 समंदर पार चली जाए या दीवार मिली दूसरे कमरे में, हर लड़की के एहसासात रुखसती के नाम पर बदलते थे और दिल सूखे पत्ते की तरह लर्ज जाता था। और यही हाल हीर इनाम का हुआ था, जिसकी आंखों और दिल में राहिम हसन का रात वाला रूप नक्श हो गया था और उसी के बाद वो सारी रात ही जागी थी। हीर, वो कोई तुम्हें जापान नहीं ले जा रहे, ये दीवार से दीवार मिली हुई है। रिदा ने हंसकर कहा था। वो अकेले में मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे फुप्पू, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। वो सूसू करती अनजाने में पता नहीं क्या बोल गई थी। अपनी बात का मतलब उसे फायजा और रिदा के मुश्तरका कहे ने समझाया था। उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। आप दोनों से बात करना ही फजूल है। वो अपना आप छुड़वाती वॉशरूम में गुम हुई थी। उफ, हे राहिम हसन, मजाल है जो तुम कुछ कभी सोच कर बोल लो। वो शीशे में अपना आंख से देखती बोली थी, लेकिन खुद से नजरें मिलते ही उसे अपने गाल तपते हुए महसूस हुए थे। पूरे 2 दिन वो उसके सामने नहीं आई थी। उसने पीनू के हाथ शर्ट भिजवाई थी जो हीर ने अपने कमरे में ही प्रेस करके पीनू के ही हाथ वापस भिजवाई थी। जरीना ने उसे किचन में बुलाया था। मेरी बेटी तो मायूं ही बैठ गई है भाभी, जरीना ने उसे देखकर शरारत से कहा था। वो झींपी थी, लेकिन फिर कुछ याद आया था। अम्मी, ताई अम्मी, आप दोनों सुन लें, मैं आई हूँ, बिल्कुल नहीं बैठूंगी।
उसकी बात पर खदीजा हंसी थी। अच्छा चलो, ये गिलास है, इन्हें धोकर रखो। पीनू से धुलवाए तो ये 3 सेट बर्बाद हो जाएंगे। वो कहते हुए खदीजा के साथ बाहर निकली थी। उसने गिलासों को देखते हुए मुंह बनाया था। कोई कदर ही नहीं है, होने वाली दुल्हन अब गिलास धोएगी। बआवाज बुलंद कहते उसने ग्लासेस की ट्रे सिंक के पास रखी थी। वो जो रिदा से चाय बनवाने किचन में आ रहा था, दरवाजे पर आ रुका। कितने गिलास हुए भला? 1 2 3, वो फिर मिक्स हो जाते। अपनी बचपन की बीवी की अकलमंदी पर अशश कर उठता। वो दरवाजे से टेक लगा गया था। उफ, 3 सेट है और हर सेट में 6 गिलास, तो कितने हुए? वो ऊपर देखती सोचते हुए बोली। 18। वो इसके कान में सरगोशी करता उसे डरा गया था। वो सीने पर हाथ रखती अचानक उछली थी। हीर, थोड़ी सी तवज्जो पढ़ाई पर दे दी होती तो आज ये हाल ना होता कि तुम्हें 3 के सेट पर भी सोचना पड़ता, 3 के टेबल पर भी सोचना पड़ता। उसकी बात हमेशा की तरह हीर को आगी तो लगा गई थी। सारी अकल तो आपके पास है ना? वो गुस्से से अचानक पलटी थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा था। दोनों में फासला न होने के बराबर था। नतीजतन हीर सनक से लगती पीछे हुई थी। वैसे मैं सोच रहा था, राहिम ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया था। पीछ पीछे हटे। वो उसकी कुर्बत से परेशान होती सटपटाते सटपटाते हुए अपना हाथ पीछे कर गई थी। और नतीजतन वो 18 गिलास, वो गिलासों के 3 सेट, जिन्हें जरीना के ख्याल से पीनू लापरवाही से धोते तोड़ बैठेगी, उनकी नजर में उनकी जिम्मेदार बेटी बहुत एहतियात से धोकर रखेगी, लेकिन उनकी सदा की नालायक बेटी अपने बचपन के शौहर के रोमांस का बेदर्दी से कत्ल करते सारे के सारे गिलास सिंक में गिराती तोड़ चुकी थी। वो मुड़ी थी। ये क्या किया आपने? वो सदमे से बेहोश होने को थी। पूरी 18 लाशें सिंक में पड़ी उसका मुंह चिढ़ा रही थी। हीर, क्या किया तुमने? जरीना की दहाड़ती हुई आवाज आई थी। अम्मी, वो आवाज भागता हुई थी। ये मेरे रोमांस का सत्यानाश करने की छोटी सी सजा है मिसेज। वो उसके बिल्कुल करीब आते मजे से बोलता उसे तपा ही तो गया था। ये आपका रोमांस है? वो चेहरा पीछे करती फटी फटी आंखों से बोली थी। भाभी आए देखे जरा अपनी जिम्मेदार बहू के कारनामे। आवाज करीब से आई थी। मैं अम्मी को बताऊंगी, ये मैंने नहीं बल्कि उनके प्यारे दामाद ने तोड़े हैं। वो शिकायती अंदाज में बोली थी। मुझे तुम्हारी बेवकूफियों पर कोई शक नहीं है हीर रहीम हसन। वो उसके चेहरे पर फूंक मारता खिड़की से कूद गया था। वो ट्रांस की कैफियत में खड़ी उसकी तरफ देख रही थी जब जरीना अंदर आई थी। उनके पीछे खदीजा भी थी। हाय भाभी, पूरे के पूरे गिलास तोड़ दिए। क्या करूं मैं इस लड़की का? भाभी, हफ्ते बाद इसकी शादी है। उन्होंने सर पर हाथ मारे कोई एक सलामत गिलास को ढूंढते अफसोस किया था। जिनसे मेरी शादी है ना ताई अम्मी, उन्होंने ही तोड़े हैं। वो जोर से बोली थी। बचपन की बीवी की गुल अफसानी पर खिड़की की दीवार से लगे बचपन के शौहर ने बेख्तियार अपना सर पीटा था। राहिम ने? जरीना सीखता हुई थी। बिल्कुल, वो अभी यहीं थे। उन्होंने ही ये सारे गिलास तोड़े हैं। मैं सच कह रही हूँ ताई अम्मी। खुद को बचाते बचाते वो रुहांसी हुई थी। राहिम को अपने मुस्तकबिल पर रहम आया था। देख रही हैं भाभी आप, जरीना का बस नहीं चल रहा था थोड़ी सी अकल उसके दिमाग में घुसा देती। कोई बात नहीं जरीना, अब ये 3 सेट जनाब बचपन के शौहर ही लाएंगे, फिक्र नहीं करो। वो भी उसी की माँ थी। इससे पहले कि वो सबको बताती कि वो खिड़की से कूद कर भागा था, उसे वहां से जाने में ही आफियत लगी थी। मुझे बकरा चाहिए तो चाहिए, हीर रहीम जिद्दी लहजे में बोली थी। जरीना ने उसे एक घुरी से नवाजा था। घर में 2 बकरे आते थे, अब उसकी जिद थी उसे अलग से छोटा सा बकरा चाहिए। और इसी सिलसिले में वो राहिम के सर पर जहाँ पहुंची थी। 20 सालों से वो इस कमरे में बेधड़क चली जाती थी। आज उसके कदम मन मन के हुए थे। अभी सिर्फ 3 दिन ही तो हुए थे राहिम हसन को हीर रहीम पर यह साबित करते कि उसे मोहब्बत करना आती है। और जिंदगी में पहली बार हीर रहीम अब अपने बचपन के शौहर से कुछ कुछ झिझकने लगी थी। हाँ आ जाओ, फिर चलते हैं मंडी। उसकी आवाज बाहर आई थी। वो जरूर फवाद से बातें कर रहा था। उसके कान खड़े हुए थे। 2 लूंगा हर साल की तरह, एक चाचू का एक हमारा। उसके बोलने पर वो अभी की सारी झिझक बिलाए ताक रखती अंदर आई थी। 2 नहीं 3। राहिम ने हैरत से उसे देखा जो हाथों की उंगलियों से 3 का इशारा किए हुए थी। चलो आ जाओ तुम, रखता हूँ, अल्लाह हाफिज। वो फोन रखकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। 3 किस खुशी में? वो उस पर एक खास नजर डालता पूछ रहा था। और इन 3 दिनों में जिंदगी में पहली बार हीर राहिम उसकी गुस्ताख नजरों को समझते हुए खुद में सिमटने लगी थी। और राहिम हसन दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए हमेशा की तरह खुद को संभाले अब वजह जानना चाहता था। वो अपनी मखसूस बेतकल्लुफी से उसके बेड पर आकर बैठी थी। भाई देखें, एक बकरा ताई अम्मी का, एक अब्बू और अम्मी का, और वो उंगलियों पर गिनती उसे बता रहा था। और तीसरा? राहिम ने उसकी बात उचकी थी। और तीसरा मेरा और आपका। उसके मजे से बताने पर राहिम की आंखें वाह हुई थी, लेकिन वो हमेशा की तरह अपने ही कहे गई थी। मेरा और तुम्हारा? वो हैरत से पूछ रहा था। हाँ ना, इस घर में अब से 3 फैमिलीज हो जाएंगी, तो 3 बकरे।
मैं भी चलूंगी आप दोनों के साथ, वो दानिशमंदाना अंदाज में कहती। एकदम खड़े होते बच्चों से जोश से बोली थी। उसकी ये फैमिली की बात करने पर राहिम ने उसके चेहरे को बगौर खोजा, लेकिन हीर राहिम हसन सिर्फ अलग से बकरा लेने की वजह से इतने प्यार से अपनी फैमिली बना गई थी। उसके अलावा राहिम हसन को उस मासूम चेहरे पर ढूंढने से भी कोई खास बात नहीं दिखी थी। मैं अभी रिदा को बताकर आती हूँ, वो कहकर जाने को थी जब वो अचानक होश में आया था। तुम कहाँ चलोगी? उन मोहतरमा के इरादे जानकर राहिम ने उसे घूरा था। मैं अपना बकरा खुद लूंगी, मैं तैयार होकर आती हूँ। रिदा, रिदा, वो कहकर रिदा को आवाजें देती चलती बनी थी। फूफू, आप ठीक थी? इन मैडम को ये पूरे 8-9 दिन मायूं ही बैठाना चाहिए था। उसने तिलमिलाकर अपने बालों में हाथ फेरा था। ताई अम्मी, ताई अम्मी, मैं अपना बकरा लेने जा रही हूँ, वो खुशी से चिल्लाती नीचे उतरती आ रही थी। जरीना ने चौंक कर उसे देखा था, जो अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार दुपट्टा सर पर डाले खुशी खुशी चिल्लाते आ रही थी। कहाँ जा रही हो तुम? जरीना ने उसे घूर कर देखा था। बकरा लेने जा रही हूँ, और रिदा भी चल रही है। उसने जानकर रिदा का नाम लिया था, मतलब उनको वाजह करना था कि वो अकेली नहीं है। तुम्हें मना कर दिया ना, तो जिद किस बात की है? जरीना को गुस्सा आया था। अम्मी, वो दिला रहे हैं ना, उसने वो पर जोर देकर कहा। उन्होंने उसे घूरकर खदीजा को देखा था। जाने दो जरीना, जब राहम लेकर जा रहे तो। खदीजा ने हमेशा की तरह उसकी साइड ली थी। भाभी, राहिम बजाय इसको मना करने के इसकी जिद पूरी करने चला है। जरीना को राहिम के मान जाने पे हैरत हुई थी। अम्मी, जिंदगी में पहली बार तो मेरे बचपन के शौहर मेरी कोई ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। उसकी बात पर हसन साहब का कहना जानदार था। बिल्कुल भाई, इसका गवाह तो मैं भी हूँ, वो करीब आते बोले थे। लेकिन भाई साहब, 2 बकरे तो पहले ही आते हैं घर में, अब तीसरा। जरीना तुजबजब का शिकार थी। अम्मी, कुर्बानी अब मुझ पर फर्ज हो गई है। उसकी बात पर सीढ़ियां उतरता राहिम सरपटाया था। ऊपर वो उसको तीसरे बकरे का बैकग्राउंड दे चुकी थी, और अब वो सबके सामने वो तेजी से नीचे आया था। क्यों? अब ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया आपने जो आप पर कुर्बानी फर्ज हो गई है? जरीना के सवाल पर राहिम का दिल घबराया था। वो हसन कमाल की तरफ मुड़ी थी। ताया अब्बा, आप ही ने तो बताया था हर शादीशुदा साहब इस्तेताअत जोड़ों पर, मतलब जिनकी एक फैमिली बन जाती है, उन पर कुर्बानी फर्ज हो जाती है। अब ताया अब्बू, मेरी और उनकी भी तो एक फैमिली। इससे पहले कि वो सबके सामने अपनी फैमिली कंप्लीट करती, वो बेख्तियार उसे पुकार बैठा था। उसकी बात पर खदीजा और हसन साहब ने अपनी हंसी रोकी थी, जबकि जरीना ने अपने सर पर हाथ रखा था। हीर, हीर, मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है? वो अपने मखसूस सड़ियल भरे अंदाज में कहता दिल ही दिल में उसका गला दबाने की ख्वाहिश पर अमल करने के मंसूबे बनाता पलटा था। हालांकि वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन उसकी जबान भी तो बंद करनी थी ना किसी तरह। आ रही हूँ ताया अब। हीर उसे जवाब देकर अपनी बात मुकम्मल करनी चाहिए थी। हीर, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, वो पलटे बगैर चिल्लाया था। आती हूँ ताया अब्बू, एक तो ये आपके बचपन के बेटे भी ना, जब तक मुझ पर गुस्सा न कर ले, इनका खाना हजम नहीं होता। हसन साहब जोर से हंसे थे। हीर, जरीना ने उसे घूरा। आई, वो कहकर उसके पीछे भागी थी। क्या फरमाइश थी? क्या फरमा रही थी आप नीचे अब्बू से? वो कमरे के बीचों बीच खड़ा सीने पर बाजू बांधे उसे अपने मखसूस खुशमगीन नजरों से घूरता पूछ रहा था, और हमेशा की तरह हीर राही उसकी नजरों से खाइफ हुई थी। ये शर्ट ठीक तो है, लेकिन अगर आप ब्लू पहनना चाहते हैं तो। वो कहती हुई आगे बढ़ने को थी, जब वो उसके हाथ थामे उसे फिर से अपने मद्दे मुकाबिल ला चुका था। अम्मी बार बार पूछ रही थी कि बकरा क्यों चाहिए, वो नरोठेपन से बोली थी। लेकिन मोहतरम राहिम हसन का मूड अचानक बदला था। हाँ तो क्यों चाहिए? वो 2 कदम का फासला मिटाता उसके करीब आया था। उफ, बताया तो है, हमारी अब अलग से एक फैमिली बनने जा रही है तो। वो आप सचमुच में चिढ़कर सर पर हाथ मारती बोली थी। इससे पहले कि अपनी बात पूरी करती, वो उसकी बात काट गया था। उसका बार बार हमारी अलग से फैमिली की तकरार राहिम हसन के दिल के जज्बात बेदार कर गई थी। वो अनजाने में ही बात अपनी ही बात में फंसी थी। अगर ऐसी ही बात है तो हमारी एक अलग से फैमिली बने तो 20 साल हो चुके हैं। राहिम की नजरें उसके मासूम चेहरे पर भटकी थी, लेकिन हमेशा की तरह वो अनजान बनी हुई थी। कोई नहीं, फैमिली ऐसे थोड़ी बनती है, वो तुरंत बोली थी। राइम ने हैरत से उसके चेहरे को खोजा था, पर वो हमेशा की तरह सदा की अनजान। तो कैसे बनती है? वो गैर महसूस तरीके से उसके थोड़ा और करीब हुआ था। जब एक कमरे में एक साथ रहते हैं तो। वो जोश से बोलती अपने दोनों हाथ अपने होठों पर रख गई थी। वो बाकी मांदा फासला मिटाता, उसकी कमर में अपना बाजू हमाइल करता उसे अपने करीब कर गया था। फिर राइम हसन का बचपन का शौहर जिंदगी में पहली बार अपनी बचपन की बीवी के छक्के छुड़ा चुका था। तो
वो मदहोश उसके कान के पास झुका था। तभी कमरे में मोबाइल की आवाज गूंजी थी। तो बोलो ना हीर, क्या? उसे जैसे कोई आवाज नहीं आई थी, या शायद वो इस वक्त कोई खलल नहीं चाहता था। हीर को उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई थी। वो जी जान से लड़ती थी। तब तो आपका फोन बज रहा है। उसने राइम के सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी। बजने दो। वो फिर उसके करीब हुआ था। हीर ने थूक निकला। फवाद भाई नाराज हो जाएंगे, अभी तो रिधा को भी देखना है वो तैयार हुई है या नहीं। अरे हाँ, वो आपकी ब्लू शर्ट। वो मारे घबराहट के जो बोलना शुरू हुई। मजबूरन राहिम को इसके लबों पर उंगली रखे उसे खामोश करवाना पड़ा था। कीप योर माउथ शट हीर। वो अजहद बदमजा हुआ था। फोन देखे ना जल्दी। वो उसका हिसार तोड़ने में कामयाब हो ही गई थी। फोन बज बज कर खामोश हुआ था। मैं रिदा को देखती हूँ। वो बाहर भागने को थी जब वो फिर से उसका हाथ थाम गया था। हीर का दिल फिर से हलक में आया था। उसने धड़कते दिल के साथ पलट कर देखा था। पर ये क्या? इस बार राइम हसन की आंखों में उसे ढूंढने से भी कहीं मोहब्बत नजर नहीं आई थी, बल्कि उसका बचपन का शौहर अपनी मखसूस खुशमगीन नजरों से उसे घूर रहा था। एक तो ये सड़ियल ही रहेंगे हमेशा। वो बड़बड़ाई थी। वो तो मैं तुम्हें ईद की रात बताऊंगा मैं कितना सड़ेल हूँ। वो उसे अपने सामने लाता, उसे सर था पैर घूरता बोला, अब ये बताने की क्या जरूरत है? इन 20 सालों में आपने अपनी बचपन की बीवी को सिर्फ यही तो बताया है कि उसका शौहर बचपन का कितना सड़ेल है। वो उस पर अफसोस करती बोली। फिर राहिम हसन के रोमांस पर पानी फेर चुकी थी। अल्लाह, बस यही पीस था आपके पास मेरे लिए। वो ऊपर देखकर दुहाई दे गया था। तभी उसका मोबाइल बजा था। आ रहा हूँ यार, 2 मिनट, वो फवाद से कहता उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। वो जो तुम्हारा ब्लैक फ्रॉक है ना, हीर, फटाफट चेंज करके आओ। वो इसका हाथ छोड़कर पलट कर शीशे में अपना जायजा लेता बोला। वो वो लंबा खींचती हुई चिल्लाई थी। उसके चिल्लाने पर राइम ने नागवारी से उसे शीशे से ही घूरा था। हाँ वही। वो अपने बालों में ब्रश फेरते बोला था। लेकिन मैं तो तैयार हूँ। वो अपने घुटनों तक आती शर्ट और स्ट्रेट ट्राउजर को नाकदार नजरों से देखती बोली थी। भाई, फवाद भाई कब से वेट कर रहे हैं? तभी रिदा दरवाजे पर आई थी। राहिम ने पलट कर रिदा को देखा था। घुटनों से 1 इंच नीचे फ्रॉक, खुला ट्राउजर, सर पर दुपट्टा लिए वो अंदर दाखिल हुई थी। उस पर एक मुतमईन नजर डालता वो उसकी तरफ पलटा था। सिर्फ 5 मिनट हम तुम्हारा इंतजार करेंगे बस। वो कहकर रुका नहीं था। सड़ेल है तुम्हारा भाई। वो दरवाजे को देखकर चिल्लाई थी। रिदा ने ना समझी तो दोनों को मुड़कर देखा था। सिर्फ 5 मिनट है हीर तुम्हारे पास। मैं तो चली, कहीं सच में मुझे भी ना छोड़ जाए, वो बेनियाजी से कहती पलटी थी। अब वो पांव तक आता फ्रॉक पहने अ, अब वो पांव तक आता फ्रॉक पहने मैं बकरे गायों के कदमों में इधर उधर लुढ़कूंगी, देखना तुम। वो तनफन करती उससे पहले कमरे से निकली थी। लेकिन हम कोई पार्टी में नहीं जा रहे हीर। वो हैरत से उसके पीछे लगी थी। अपने सड़ेल भाई को समझाओ, किसी की सुनते हैं। कहा भी था पुप्पू को, इनके सड़ेल भतीजे को सड़ेल ही रहना है हमेशा। उसने अलमारी से फ्रॉक निकालकर जोर से पट बंद किया था। मतलब भाई ने तुम्हें कहा है कि ये ब्लैक फ्रॉक पहनो? रिदा की हैरत हद से सिवा थी। हाँ जी। आपने वो गाना नहीं सुना, आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे? पिनू ने सुर से गाना गाने की कोशिश की थी जब हीर की खतरनाक घुरी उसके शौक पर पानी फेर गई थी। रिदा ने बमुश्किल अपना कई कहा रोका था। वो बाजी जी, रहीम भाई कह रहे हैं अब मैंने आप दोनों को छोड़कर चले जाना है। पीनू ने जल्दी से उसका पैगाम देते अपनी शामत बुलवाई थी। अपने भाई से कहो 15 मिनट से पहले नहीं आने वाली मैं, उसने जोर से कहते वॉशरूम का दरवाजा खटाक से बंद किया था। इससे पहले कि पीनू मन मान हीर का पैगाम उसे देती, रिदा ने उसे दूसरे काम पर लगाया था। हीर ने गाड़ी में बैठते ही फवाद से माजरत की थी, जो वो हंसते हुए कोई बात नहीं, हमें कुछ बुरा नहीं लगा कहकर बात पलट गया था। वो अपना बड़ा सा ब्लैक फ्रॉक उठाए सहज सहज कर कदम रख रही थी। उसे देख देख कर राहिम का दिल की अपना सर ही पीट ले। वो पहले जिन कपड़ों में थी वो राहिम को इस जगह के लिए नामुनासिब लगे थे, पर उसे क्या पता था कि वो टखनों तक आते इस ब्लैक फ्रॉक में सबसे मुनफरिद लगती, सबकी तवज्जो का मरकज ही बन जाएगी। वो उस पर उसका फ्रॉक उठा उठा कर नीचे देखते हुए नजाकत से चलना, हालांकि वो इधर उधर फैली गंदगी से बचने के लिए ध्यान से देखती कदम रख रही थी। ये बकरा मेरा, देखो रिदा, ये कितना पालश बेबी है ना। उसकी आवाज पर राहिम और फवाद बेसाख्ता पलटे थे। वो एक काले और सफेद बकरे को गले लगाए तकरीबन उससे चिमटी खड़ी थी। वो बमुश्किल खुद पर काबू पाता उसकी तरफ बढ़ा था। हीर, इसका साइज देखा है तुमने? हमें कुर्बानी के लिए चाहिए, गोद लेने के लिए नहीं। वो बमुश्किल अपने घुटने तक आते बकरे को देखकर खुद पर जब्त करते बोला था। लेकिन मुझे क्यूट सा बकरा चाहिए, बाकी सब इतने खरांट हैं। वो इस छोटे से बकरे को छोड़ती मायूसी से बोली थी। बिल्कुल आपकी तरह, वो हल्के से मुनमुना कर जुमला पूरा करती रिदा के साथ आगे बढ़ी थी। खुद फवाद का जानदार कह कहा था। राहिम ने उसे घूरा।
शुक्र शुक्र किया कर बेटा, तेरी कोई बचपन की बीवी नहीं है, वरना अपने दादा की ये बचपन की सौगात झेलने का हौसला सिर्फ रहीम हसन का ही हो सकता है। वो अपने सिल्की बालों में हाथ फेरता उसे देखता बोला था, जो अब एक और क्यूट से बकरे के गले का हार बनी हुई थी। फवाद ने फिर से एक जानदार कहका लगाया था, कुछ भी कह यार, हौसला तो इस छोटी सी लड़की का है जो तेरे जैसे बंदे को बचपन से पागल बनाया हुआ है। आफत की पुड़िया है पूरी। नाइमा ने बताया नहीं तुझे? वो उसकी बात उचक पूरी करता उसे फोन कॉल का हवाला दे गया था। नाइमा तो कह रही थी राहिम बहुत लकी है, इतनी मासूम बचपन की बीवी मिली है जिसका बचपन का शौहर भले ही उसके उससे इश्क ना करे, पर वो तब भी अपने बचपन के शौहर को किसी और के हवाले नहीं करेगी। फवाद हंस रहा था, पर लहजे में अब एहतराम था। राहिम ने सर दबा भरते फवाद के कंधे पर हाथ रखा था। मेरे दोस्त, ये घंटा 1.5 घंटा तो तू भी यही है, मैं भी यही हूँ। जब एक अदद क्यूट सा पाला सा बकरा ढूंढते ढूंढते तेरी टांगे जवाब देने लगी, तब राहिम हसन का बचपन का दुख तुझे दिल पर महसूस होगा। वो उसके कंधे को थपथपाता मताना से कहता आगे बढ़ा था, जबकि फवाद हंसता हुआ उसके पीछे लपका था। फिर मैं 2 बकरे ले चुका हूँ फवाद, अपनी गाय ले चुका हूँ, और तुम्हारा वो क्यूट बकरा मिल के नहीं दे रहा। वो अब फूटी पड़ा था। तो इसमें मेरी क्या गलती? आप खुद भी तो देख रहे हैं, किसी बकरे का कद बड़ा है तो कोई शक्ल से क्यूट नहीं लग रहा। वो इधर उधर देखती बोली। राहिम ने गहरा सांस लिए खुद पर काबू पाया था। 2 घंटे होने को आए थे उनको यहाँ आए हुए। शुक्र है नाइमा को इस मखलूक से डर लगता है। मैं सुजुकी वाला देखता हूँ कोई। फवाद हीर को एक नजर देखता उसके कंधे पर हाथ रखकर अफसोस भरे लहजे में बोला था, जब एक बकरे को हाथ हाथ लगाने की तगोदो में थी, पर वो भी शायद किसी बात पर गुस्सा खाए हुए था जो उसे सर मारने को तैयार था। राहिम ने दांत पर दांत रखे उसे घूरा था। वो हंसता हुआ आगे बढ़ा था, और इसको देखे, ये तो दूर से ही मारने आ रहा है, अब ऐसे बकरे के साथ मैं सेल्फी कैसे लूंगी? वो अफसोस से दाएं बाएं सर को हिलाती बोली। राहिम ने उसे घूरा था, जबकि रिदा ने बेजार शक्ल बनाई थी। रिदा, मुझे तो लगता है इसका भी बचपन का कोई शौहर है। देखो ना बेचारा जिंदगी से ही बेजार लग रहा है। वो जरा सा झुककर बकरे की शक्ल को बगौर देखती बोली थी, बचपन का शौहर नहीं, बीवी हीर। रिदा तब कर कहती जरा सा आगे बढ़ी थी। जाने मन, ये बकरा है। उससे पहले कि वो रिदा को जवाब देती, अपने बहुत करीब सरगोशी सुनकर वो सटपटा कर गर्दन मोड़ गई थी। वो शरारत से उसे देख रहा था। उसके तर्ज तखातुब पर हीर रहीम का चेहरा सुर्ख हुआ था। लेकिन मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। इस दुख के मारे की शक्ल देखकर सही मानों में लगता है बेचारे की बचपन की बीवी 24 घंटे उसके सर पर सवार रहती है। वो उसको आंख मारता सीधा हुआ था, पर हीर राहिम हसन के 14 तबक रोशन कर ही गया था। वो मजीद सरपटा कर पीछे होती किसी से टकराई थी। उसके साथ ही किसी की खुशबूदार जुल्फें उसके बाजू से मिस हुई थी। हीर ने फौरन से पलट कर पीछे देखा था, लेकिन उसकी अपनी रूह ही फना हुई थी। हीर देखकर राहिम ने उसे अपनी तरफ खींचा था, और हीर राहिम हसन, जो अभी राहिम हसन के तर्ज तखातुब और उसकी हरकत पर सुर्ख होती उससे शर्मा रही थी, किसी की परवाह न करते बीच मंडी में एकदम से उससे लिपटी थी। असल में हीर राहिम अभी अभी अपने बचपन के शौहर से शर्माते हुए जिनसे टकराई थी, और जिनकी खुशबूदार जुल्फे उसके हाथ को बोसा दे गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि हीर राहिम के अपने कद से भी बड़ा बैल था। हाय अम्मी, इतना बड़ा है मुझे बचाएं। वो उससे लिपटी उसके अंदर घुसी जा रही थी। आसपास के लोग भी मुतवज्जा हो गए थे। साहब कुछ नहीं कहता, आप यहाँ आगे से हाथ लगा ले, बल्कि खुश होता है। वो व्यापारी सिचुएशन की परवाह किए बगैर राहिम को अपना बैल बेचने के लिए अपने बैल की तारीफें करने लगा था, और राहिम हसन के हवास, जो उसे खुद से लिपटा देकर अब तक मफलूज हो चुके थे, अचानक काम करने लगे थे। बच्चियां डर जाती हैं। एक बूढ़े शफीक अंकल ने शफकत से मुस्कुराते हुए हीर के सर पर हाथ फेरा था। वो बमुश्किल मुस्कुराया था। हीर, क्या कर रही हो? ये हमारा बेडरूम नहीं, मंडी है, हटो। उसके कान में गुर्राते हुए उसने उसे बाजू से पकड़े खुद से दूर करने की कोशिश की थी। हीर ने जरा सा फासला बढ़ाकर अपने साइज से भी बड़े बैल को देखा, जो अपनी गोल गोल आंखों से हीर राहिम को देखता पूछ रहा था, कैसी हो? और फिर उससे लिपटी थी। वो फिर उससे लिपटी थी। माशाअल्लाह साहब, 700 किलो का है। वो मोहब्बत से उस पर हाथ फेरता। सॉरी। वो मोहब्बत से उस पर हाथ फेरता बोला। उसका वजन सुन के हीर को गश आने लगा था। पहले इसको हटाए, वो उसके सीने में घुसते हुए मुनमुनाई थी। बेटा हटाओ इसे, बच्ची डर रही है। वही शफीक अंकल व्यापारी को डांटते हुए बोले। उसने अपने पीले पीले दांतों की नुमाइश करते हीर को मजे से देखा था। अरे हटाओ भाई इसको।
आपके राहिम ने थोड़ा गुस्से और झिंझिलाकर उसे घूरा था। वो अपने दांत नगोसता बैल को हटा गया था। अब आप मुझे छोड़ना पसंद करेंगी? वो उसके सर को देखता तंजिया बोला था। हीर ने उसे देखने के बजाय हनूज उससे लिपटे हुए पहले गर्दन मोड़कर अच्छे से अपनी तसल्ली की थी। उफ, हट गया वो। मुझे तो लगता है ईद की रात मुझे तुम्हें आदाब जिंदगी सिखाने में लग जाएगी। तुम्हारी ये बेतकल्लुफी मुझे मरवाएगी किसी दिन। वो उसे खुद से दूर करता उसका हाथ थामे मंडी से बाहर आया था। पीछे पीछे रिदा अपनी हंसी छुपाती तस्वुर में फायजा के सामने उसकी टांग खींचने की तैयारी करती आ रही थी। बहुत तमाशा हो गया है, चलो अब। वो अपनी शर्ट की सिलीज मोड़ता बोला। कोई नहीं, मेरा बकरा। उसकी दुहाई पर राहिम ने उसे घूरा था। 5 मिनट है तुम्हारे पास। नहीं पसंद आया, मैं अपनी मर्जी से कोई भी ले लूंगा, वो कहता हुआ अंदर बढ़ा था। क्यों कोई भी ले लेंगे? मुझे क्यूट बकरा ही चाहिए। सुन लिया आपने? वो तन फन करती उसके पीछे लपकी थी, जबकि रिदा अफसोस से सर हिलाती आगे बढ़ गई थी। हीर, ये बहुत छोटा है। राइम ने गहरा सांस लिए अपने एक घुटने से बमुश्किल 1-2 इंच ऊपर बकरे को देकर कहा था। ये भी तो देखें कितना क्यूट है, पालाशा बेबी। बस ये डन है। वो क्यूट से नन्हे मुन्ने बकरे की बलाएं लेती बोली, लेकिन उसके दाम सुनकर राहिम चीखा था। ऊँट नहीं ले रहे हम। ये 2 इंच का बकरा 30,000। राहिम ने अपनी बचपन की बीवी और बकरा दोनों को एक साथ घूरा था। उसके 2 इंच बोलने पर उसकी बचपन की बीवी ने बुरा मुंह बनाते हुए अपने बचपन के शौहर को घूरा था। कुर्बानी के जानवर को ऐसे नहीं कहते, अल्लाह नाराज होता है। वो खफगी से कहती अब दुलार से अपने क्यूट से बकरे के सर पर हाथ फेर रही थी। तुम्हें तो मैं कुर्बान करूंगा हीर राहिम हसन। ईद की रात तक रुक जाओ जरा तुम। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता बकरे वाले की तरफ मुतवज्जह हुआ था। हीर बकरा फाइनल कर चुकी थी। मजबूरन राहिम को 25 में बात तय करनी थी। 4 घंटे लगाकर ये इतना सा बकरा लाए हो तुम राहिम? हसन साहब ने बेटे पर अफसोस किया था। उसने गुस्से से हीर को घूरा था, जो उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी, बल्कि चारे को देख रही थी। अब्बू, मैंने ये 2 लिए हैं, आप ये देखें। राहिम ने उनका ध्यान अपने खरीदे हुए दो तगड़े बकरे दो तगड़े बकरों की तरफ दिलाया था। ताया अब्बू, मेरा बकरा देखे, मैंने पसंद किया है। वो अचानक से उनका बाजू थामती उनका रुख अपने नन्हे से बकरे की तरफ करती बोली। क्यूट है ना ताया अब्बू? वो अब बकरों के गिर्द बाएं फैलाती पूछ रही थी। उन्होंने बेसाख्ता पास खड़े बेटे को देखा था, जिसने अपने पसंद के बकरे पर हाथ फेरते जताती नजरों से उन्हें देखा था। वो कहा लगा गए थे। पापा, पापा, आप देखें, मेरा पाला सा बेबी है ये। इनाम साहब को देखकर वो अब उनकी तरफ लपकी, जबकि हसन साहब ने उनके आने पर बेसाख्ता ऊपर देखकर शुक्र किया, वरना उनके हंसने पर वो जरूर उनसे खफा हो जाती। उनको देखकर राइम हंसा था। मोहतरमा हीर सा मोहतरमा हीर साहिबा ने एक एक को अपना क्यूट सा बकरा दिखाया था, जो वाकई पाला सा बेबी था, पूरा वाइट, जिसके सिर्फ कान आधे काले थे। फुप्पू देखे, इसकी पलकें भी हीर जैसी हैं, बड़ी बड़ी। रिदा के कहने पर जहां बड़ों ने अपनी हंसी रोकी थी, वहीं राहिम हसन खुलकर कहा लगा गया था और वो नाराजगी से वॉकआउट कर गई थी। सिर्फ 4 दिन है तुम्हारी रुखसती में, अब ये उछलना कूदना बंद कर दो। जरीना ने उसे बाहर भागते हुए पकड़ा था, जो फायजा के बच्चों और रिदा के साथ कब से बकरों में लगी हुई थी। अम्मी, पता नहीं आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों थी? वो एकदम नर्म पड़ती उनके कंधे से लगी थी। उसकी आवाज में नरमी महसूस करते जरीना ने मोहब्बत से उसे खुद से लगाया था। जरीना की अपनी आंखें नम हुई थी। मेरी पागल बेटी ना हो तो। खदीजा ने उसके बराबर बैठते उसे खुद से लगाया था। मैं तो समझी थी सिर्फ मेरी बेटी ही पागल है, लेकिन जरीना, तुमने तो नादानी में मेरी दीवानी बेटी को भी पीछे छोड़ दिया। वो जरीना की नम आंखें देखती हंसते हुए बोली थी। जरीना झीमती हुई अपनी आंखें साफ करने लगी थी, पर हीर राहिम साहिबा रोने लगी थी। अरे मेरा बच्चा, तुम कौन सा दूर जा रही हो? उन्होंने उसकी पेशानी चूमी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, सबके सामने मुझे इतना डांटते हैं। अकेले कमरे में वो कुछ बोलते बोलते वो उस दिन रिदा और फायजा की मानी खेज हंसी याद करती रुकी थी। अब वो किसी को क्या बताती कि राहम हसन का सोच कर ही उसके दिल की अजीब हालत होती है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। देख ली भाभी आप? जरीना बेख्तियार अपने सर पर हाथ रखा था। ताई अम्मी, आपने कभी उनको डांटा नहीं? मेरी अम्मी मुझे डांटती है, उनके बारे में 100 हिदायतें देती हैं। उनको तो अच्छी फर्माबरदार बीवी मिल जाएगी, पर मेरा क्या होगा? उसकी बात पर कब से ऊपर खड़े राहिम ने बमुश्किल अपना कहा रोका था। अच्छी फर्माबरदार बीवी, हाय मैं कुर्बान। वो अपने बालों को हाथ से ऊपर करता दिलकशी से उसकी बात दोहरा गया था। फायजा ने उसके बराबर खड़े होते उसे देखा था, जबकि वो नीचे अभी तक उसकी शिकायतें जमा करवा रही थी। वो उन्हें देखकर हंसा था।
मैं कान खींचूंगी राहिम के। अब अगर उसने मेरी बेटी से जोर से भी बात की तो। खदीजा ने हंसते हुए उसे अपने साथ लगाया था। वो मुसलसल हंस रहा था। अपिया, क्यूटी आपको बुला रहे हैं। अपिया, क्यूटी आपको बुला रहा है। वो रिदा अपिया के हाथों से भी खाना नहीं खा रहा। मैं करके आपको बुला रहा है। परिशे के अजीम मुंतक पर खदीजा जोर से हंसी थी, जबकि जरीना ने अपने सर पर हाथ फेरा था। अम्मी, क्यूटी मुझे बुला रहा है, वो फिक्रमंदी से कहती बाहर भागी थी। लगता है मेरी छत वाली मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया भतीजे। फायजा के अफसोस से बोलने पर वो जोर से हंसा था। जब भी फायजा ने उसका कान पकड़ा था। फुप्पू, 3-4 दिनों में मेरी शादी है और आप अभी तक मेरे कान खींचती हैं। वो अपना कान छुड़ाता अच्छा खासा झिंझिलाया था। मैं अपने निकम्मे भतीजे के बच्चों के सामने भी उनके अब्बा का कान खींचूंगी। उसकी बात पर वो दिल खोर कर हंसा था, जबकि नीचे खदीजा जरीना को तसल्ली दे रही थी। यकीन करो जरीना, 1 हफ्ते में ही ये तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी सुलझी हुई लगने लगेगी कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा ये वही कुदकड़े लगाती हीर है। शादी जिम्मेदारियों का नाम है, इसलिए माँ बाप के घर बच्चियों को दिल से रहने दो। मैं मानती हूँ हीर अपने ही घर में रहेगी। राहिम सुलझा हुआ बच्चा है, लेकिन जरीना शादीशुदा जिंदगी लड़का लड़की दोनों को जिम्मेदार बना देती है। उनकी बात पर जरीना ने इस बात में सर हिलाया था। सर, रिजवान को झिझकता हुआ अंदर आया था। जी रिजवान साहब, ये फाइल से सारी चेक होकर मेरे पास आई है ना? वो सिगरेट लबों से निकाल कर उंगलियों में दबाता उसे एक नजर देखता दोबारा फाइल में गुम हुआ था। वो सर, आपके विजिटर आए हैं। कौन है? वो बेतवज्जही से बोलता सिगरेट लबों से लगा गया था। सर, आपके बचपन की बीवी। उसके मुंह से अचानक निकला था, लेकिन रहीम ने हैरत से उसे देखते हुए उसके पीछे देखा था। मेरा मतलब है सर, आपके बचपन की फुफ्फू। नो सर, वो अपनी ही बात पर अच्छा खासा गड़बड़ाया था। तुम जाओ बरखुरदार, मैं अपना तारुफ आप करवा दूंगी। पीछे से फायजा को अंदर आते देखकर उसने गड़बड़ाकर सिगरेट मुंह से निकाली थी। फुप्पू आप? वो एकदम खड़ा होता सिगरेट एश ट्रे में बुझा गया था। उन दोनों के पीछे वो दोनों भी थी। तो भतीजे साहब यहाँ जी भर कर अपना शुगल पूरा करते हैं। वो उसके हाथ में सिगरेट देख चुकी थी। सिर्फ यहाँ नहीं पप्पू, घर के लॉन में भी अक्सर रात को हीरो बनने की नाकाम कोशिश करते हैं। हीर की बात पर जहां राहिम ने उसे कड़े तेवरों से घूरा था, वहीं जनाब रिजवान साहब को अपनी हंसी छुपानी मुश्किल हुई थी। रिजवान साहब, मेरे ख्याल में आप अब जा सकते हैं। वो अपनी दुर्गत बनते देखकर रिजवान पर अपना गुस्सा निकाल गया था। यस यस सर, वो गड़बड़ाता हुआ बाहर निकला था। किसी दिन आपकी भतीजी मेरे हाथों जाय हो जाएगी पप्पू, वो उसको दांत देकर पीसते हुए बोला था। लेकिन उनकी भतीजी ने अपनी बात पूरी करना जरूरी समझा था। हीरो नहीं, विलेन। वो भी मैं बताता हूँ तुम्हें कैसा विलन हूं मैं। वो उसकी बात काटता उसकी जान ही बढ़ा था। फुप्पू, वो बेख्तियार फायजा की पुश्त से लगी थी। रिदा बेख्तियार हंसी थी। ठंडे हो जाओ भतीजे, फायजा ने उसे घूरी से नवाजा था। आप बताएं, आप किस खुशी में जुलूस निकाल कर मेरे ऑफिस आई हैं? वो उनको बैठने का इशारा करता अपनी सीट पर बैठा था। क्योंकि तुम अपने बचपन की बीवी और बचपन की बहन को शॉपिंग करवा रहे हो। उनकी बात पर वो उछला था। नॉट अगेन फुप्पू, वो बेजारी से बोलता टेबल पर सर रख गया था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था फायजा आतिफ राहिम हसन से अपनी बात मनवा कर ही रहती थी। वो 2 घंटों से सारा वक्त मोबाइल पर लगा ऑफिस में हिदायत देता उनके पीछे पीछे साथ साथ पेमेंट करता आ रहा था। फुप्पू, बस भाई मैं थक गई हूँ, रहम करे मुझ पर और कुछ खिला दे। वो दुहाई देती दीवार से लग कर खड़ी हो चुकी थी। फायजा और रिदा किसी शॉप में चली गई थी। जब वो मोबाइल जेब में रखते उसके पास आया था। क्या हुआ? उसके आवाज पर ही ने सर उठाया था। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अपनी बचपन की बीवी को कुछ खिलाकर उसकी जान बचा लें, वरना आपको अकेले ही शादी करनी पड़ेगी। उसकी बात पर वो हंसा था। नहीं, मैं खुद पर यह जुल्म हरगिज नहीं होने दूंगा। चलो फूड कोर्ट चलते हैं। कहने के साथ ही उसने हीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। हीर ने बेध्यानी में अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था, लेकिन मोहतरम राहिम साहब के उसके हाथ से शॉपर्स लेते आगे बढ़ चुके थे। वो जो सोच रही थी उसका हाथ थामने लगा है। एक लम्हे को मुंह खोले उसकी पुश्त को देखती रही थी। पास से गुजरती एक दो शेजा सारा सीन मुलायजा करती अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। हीर ने उसे एक घुरी से नवाजते अपना हाथ की मुट्ठी बंद करते राहिम की पुश्त पर मुक्का लहराया था। क्या खाओगी? वो शॉपर्स पास पड़ी कुर्सी पर रखता पूछ रहा था। जो भी खाऊंगी, पर लाएंगे आप? वो धब से कुर्सी पर बैठती टेबल पर तकरीबन लुढ़कते हुए बोली थी। हाँ, अब यहीं सो जाओ तुम। राइम ने उसे टेबल पर सर रखते देखकर दांत पीसते पीसे थे। इतना थक गई हूं मैं भाई,
अपनी दुहाई पर एक जोरदार कहे पर हीर ने चौंका सर उठाया था, जबकि वो सुकून से पीछे मुड़ा था। हाउ क्यूट राहिम, आई मस्ट से यू आर वेरी लकी। वो जो कोई भी थी इश्तियाक से उसकी तरफ बढ़ी थी, पर पीछे फवाद को देखकर हीर को एक सेकंड लगा था उसे पहचानने में। हीर रहीम की नजरें जमीन में गड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं नायमा। मेरा नहीं ख्याल मुझे अपना मजीद तारुफ करवाना चाहिए, हमारी तफसीली बात हो चुकी है। वो शौकी से बोलते हीर को गले लगा गई थी, जबकि उसकी बात पर फवाद ने कहा लगाया था, वालेकुम अस्सलाम। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं उस दिन, वो शर्म से पानी पानी होती मुनमुनाई थी। अरे नहीं भाई, तुम हक पर थी, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। अगर मेरे बचपन के शौहर को मुझसे इश्क ना होता तो मैं तुमसे भी ज्यादा बुरा रिएक्ट करती। वो कुर्सी पर बैठती बोली, शुक्र है नायमा तुम मुझे अभी मिली हो। फवाद के बेसाख्ता बोलने पर राहिम ने जोरदार कहा लगाया था, जबकि नायमा ने उसे घूरा था। चल यार, इससे पहले कि माहौल खराब हो, कुछ लेकर आते हैं। फवाद राहिम के कंधे पर हाथ रखता आगे बढ़ा था। उसी ने फवाद को कॉल करके बुलाया था। सुबह उसकी आंख कुछ नामानूं से शोर से खुली। हवास बेदार हुए तो वो जम मारकर उठकर खिड़की की तरफ भागी थी। बाहर छाज बारिश बरस रही थी। रिदा अभी तक सो रही थी। बारिश, हाय मेरा क्यूटी। वो कुछ भी सोचे समझे बगैर नंगे पैर बाहर भागी थी। सुबह के 10 बज रहे थे। लाउंज में कोई भी नहीं था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरती, बाहर का दरवाजा खोलकर तेज बारिश की परवाह किए बगैर घर की पिछली साइड की तरफ भागी थी। बकरे वहां नहीं थे, कोई पहले ही उनको वहां से हटा गया था। वो इधर उधर देखती, बकरों को ढूंढती, पूरी तरह भीग गई थी जब उसकी नजर सर्वेंट क्वार्टर के अहाते में बंधे बकरों पर पड़ी थी। क्यूटी, तुम ठीक हो ना बेबी? वो तेजी से आकर उससे लिपटी थी। उसकी आवाज पर राइम ने पलट कर देखा था। वो उसकी आमद से बेखबर क्यूटी के सर पर हाथ फेरती उससे मुआजरत कर रही थी। आई एम सॉरी बेबी, मैं सो रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कब बारिश हुई। आप ठीक हो ना? आपने कुछ खाया है? वो अब खड़ी होती उसके सामने थी। राहिम हसन जगह वक्त सब भूला था। व्हाइट शर्ट पर ब्लैक हेयर वाली शलवार पहने, गीले बालों समेत वो मुकम्मल तौर पर भीगी भीगी सी उसके सामने खड़ी इधर उधर देखती यकीनन चारा ढूंढ रही थी। लेकिन राहिम हसन का ईमान लर्जा गई थी। भाई, मैं चारा ले आया हूँ। चौकीदार का बेटा जो कभी कभी राहिम के काम कर देता था, बोलता हुआ अंदर आ रहा था। आवाज पर हीर ने चौंक कर राहिम को देखा था। हाँ, इधर लाओ। फिर उससे चारा लेने के लिए आगे बढ़ी थी, जब वो एकदम तेजी से चलता उसके बिल्कुल सामने जाकर उससे चारा ले गया था। इस तरह के वो उस लड़के को नजर नहीं आई थी। तुम जाओ अब्दुल हमीद, मैं खुद देख लूंगा। वो सर हिलाकर पलटा था। मुझे दे, न जाने मेरे क्यूटी ने कुछ खाया। इससे पहले कोई जुमला पूरा करती राहिम ने पलटते हुए दुरुस्तगी के साथ उसका हाथ थामा था। फिर उसे अपने साथ घसीटता हुआ पिछली साइड पर बने स्टोर की तरफ बढ़ा था। वो इस अचानक के उफ्ताद पर हैरान परेशान बरसती बारिश में उसके साथ घसीटती हुई चलती चली जा रही थी। हाय, ये दुल्हन बननो कहाँ गई? रिदा को वॉशरूम से आता देखकर फायजा ने इधर उधर देखते जोर से पूछा था। उसने कहाँ होना है फुप्पू? अपने क्यूटी के पास होगी, और कहाँ हो सकती है? रिदा ने बेतवज्जही से कहा था। अल्लाह समझे इस लड़की को, इस बरसती बारिश में भी उसको चैन नहीं है। फायजा ने बेख्तियार अपने सर पर हाथ रखा था। छतरी दो मुझे, लेकर आते हैं उसे। अगर जरीना भाभी ने उसे बाहर देख लिया ना, तो आज ही बेचारी क्यूटी की कुर्बानी हो जानी है। वो उसके हाथ से छतरी लेती कमरे से बाहर निकली थी। रिदा ने दाएं बाएं सर हिलाया था। मैं नहीं आ रही भाई, मैं भीग जाऊंगी, वो जोर से बोलती पलटी थी। उफ, दुपट्टे से तो मैडम हीर को अल्लाह वास्ते का बैर है। उसका ब्लैक दुपट्टा देखते वो बड़बड़ाई थी। अकल नाम की चीज है तुम में? या सबके सब चारे के साथ मिक्स करके अपने क्यूटी को खिला दी? वो उसे स्टोर रूम में लाता उसे दीवार से लगाता बोला था। आपको आराम से पकड़ना नहीं आता क्या? वो उसके गुस्से और कुर्बत की परवाह किए बगैर अपनी कलाई सहलाती नम लहजे में बोली थी। आप तो अकेले में मेरा हश्र ही कर देंगे, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। वो भीगे लहजे में सू सू करती अपनी कलाई पर उसकी सख्त हाथों से बने निशान पर उंगली फेरती बोली थी। राइम का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठा था। उसकी गुस्ताख नजरें भटक भटक कर उसके सिरापे में उलझ रही थी। बालों से टपकता पानी दुपट्टे से बेनियाज भीगा सिरापा और उस पर सितम, वो बेखबर सी अपनी कलाई में उलझी हुई थी। राइम हसन बेखुद हुआ था। क्यों नहीं करनी? वो एक हाथ दीवार पर रखता उसके भीगे चेहरे के नकुश को देखते पूछ रहा था। आपको डांटने और इस तरह सख्ती से पकड़ने के अलावा और आता ही क्या है? वो सर उठाकर खफगी से बोली थी। नहीं, खैर आता तो बहुत कुछ है, कभी बताऊंगा फुर्सत में। वो दूसरा हाथ भी दीवार पर रखता उसके बहुत करीब हुआ था। हीर ने अचानक अपने आप को उसके हिसार में पाया था। मुझे नहीं जाना। उसकी बेतहाशा कुर्बत पर उसके कब से चलती जबान हकलाई थी। लेकिन मुझे तो बताना है। राइम का दिल गुस्ताखी पर आमादा हुआ था।
मुझे पता है, मैंने मान लिया, अब आप प्लीज हटे। वो उसके सीने पर दोनों हाथ रखती जल्दी से बोली थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वो दीवार की मानी ने उसके सामने अस्तादा उसकी जान निकालने के दर पे था। क्या पता है, क्या मान लिया? वो अपनी हैरत छुपाए उसके चेहरे पर अपनी गुस्ताख नजरें जमाए पूछ रहा था। हीर, कहाँ हो तुम? दूर से फायजा की आवाज आई थी। फुप्पू बुला रही हैं। वो गर्दन मोड़कर बोली, नहीं, पहले बताओ क्या पता है, क्या मान लिया है? वो एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बज्द हुआ था। फायजा की आवाज मुतवातर आ रही थी, जो कि उसे पुकार रही थी। यही कि आपको मोहब्बत करनी आती है, वो बेसाख्ता बोल रही थी। रहीम हसन आजाद हैरान होता कह कहा लगा गया था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, फायजा की आवाज बता रही थी कि वो अब यहीं आ रही है। बारिश रुक चुकी थी। फुप्पू, मैं इधर स्टोर। वो उस दिन की तरह उसके रोमांटिक मूड का सत्यानाश मारती। इससे पहले के जुमला पूरा करती, वो सरल से उसके मुंह पर हाथ रख गया था। हीर, स्टूपिड, ये क्या कर रही हो? वो अब अपने मखसूस खुशमगीन नजरों से उसे घूर रहा था। उसने भरपूर मजायमत से उसका हाथ अपने होठों से हटाया था। फुप्पू को बता रही हूँ मैं कि एक जिन के कब्जे में हूँ, आकर बचा ले मुझे। वो उसके सीने पर हाथ रखती उसका इशार तोड़ते भागने को थी, जब राहिम ने सरस से उसे अपनी जानिब खींचा था। वो उसके सीने से लगी थी। वो उस पर झुका था। हीर के हवास मुख्तल हुए थे। ये जिन तुम्हें ईद की रात को ठीक करेगा, हीर राहिम हसन। वो दांत पर दांत रखे बोला था। हीर का दिल धड़का था। फायजा की आवाज अब करीब से आ रही थी। वो उसी तेजी से उसे छोड़ चुका था। जान बचे सो लाखों पाए कि मुतरादिफ हीर रहीम हसन बाहर भागी थी। पुप्पू, भागती वो सामने से आती फायजा के गले लगी थी। तुम यहाँ का क्या कर रही थी हीर? वो उसे खुद से अलग करती हक्का बक्का भतीजी का भीगा भीगा उलझा बिखरा हुलिया सुर का चेहरा उड़े उड़े हवास मुलायजा कर रही थी। कब कुछ नहीं पुप्पू। वो मेरे क्यूटी का चारा यहाँ पड़ा था। वो अपने हवास दुरुस्त करती बमुश्किल बोलती। उनका बाजू थामे आगे बढ़ी थी। फायजा ने पीछे मुड़कर देखा था। एक बेसाख्ता मुस्कान ने उनके लबों को छुआ था। वो नीचे देखते हुए अपने गीले बालों से पानी झटक रहा था। वैसे हीर, तुमने अपना हुलिया देखा है? वो चलते चलते रुकी थी। क्या हुआ हुए फूफू मेरे हुलिये को? खुद पर नजर पड़ते हीर को हया ने आ घेरा। वो बेख्तियार नजरें झुकाती खुद में सिमटी रही। वो हमेशा की तरह उसकी लापरवाही पर उसे अब्दुल हमीद की नजरों से बचाने के लिए इतने गुस्से से स्टोर रूम में ले गया था। क्यों मेरे बेचारे भतीजे का जब्त आजमाती हो? उन्होंने उसकी डोरी थामे मोहब्बत से पूछा था। उसका चेहरा मजीद सुर्ख हुआ था। फुप्पू, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मैं अंदर जा रही हूँ। वो जल्दी से कहती अंदर भागी थी। वो हंसी थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वापस पलटी थी। वो बकरों के पास खड़ा बजाई ढेर के क्यूटी पर नजर जमाए खड़ा था, पर होठों पर खिलती खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके कहीं और पहुंचे होने की जमानत थी। वो शरारत से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी थी। फिर अपनी कोहनी उसके कंधों पर रखी थी जब वो चौंका था। उन्हें देखकर वो सब समझकर मुस्कुराया था। लगता है अपनी दीवानी भतीजी को मुझे मायूं बिठाना ही पड़ेगा, वरना मेरा भतीजा जाएगा काम से। उनके माने के इस बात पर वो दिल खोल कर कहा लगा गया था। चले हुप्पू, आज आपके हाथ का पराठा खाते हैं। वो उनके गले में अपना बाजू डाले और दूसरे हाथ से अपने माथे पर पड़े गीले बालों को ऊपर करता उनको लिए अंदर की तरफ बढ़ा था। फायजा ने शरारत से उसकी आंखों की चमक और लबों में दबी मुस्कान को देखा था। भाभी, मैं सोच रही थी आज शाम को हीर को मायूं बिठा देते हैं, वरना दुल्हन भी को पीछे सर्वेंट क्वार्टर में ढूंढना पड़ेगा। वो फायजा के हाथों से बने पराठे से भरपूर इंसाफ कर रहा था, जब फायजा चाय का मग उसके सामने रखती शरारत से बोली, सोच क्या रही है फूफू? अमल कर डाले। वो लापरवाही से कहता चाय का मग होठों से लगा गया था। तुम बिठा सकती हो तो बिठा दो, वरना मेरी बेटी के पाँव में तो पहिए लगे हुए हैं, कोई कह सकता है भला? कल परसों शादी है उसकी, और ये अभी तक बकरे के गले से लटकी हुई है। फायजा अनजाने में जरीना को छेड़ने की गलती कर गई थी। उसके होठों उसने होठों पर दर आई हंसी को रोकने के लिए कप मुंह से लगा गया था। अब ऐसा भी नहीं है भाभी, मानती हूँ थोड़ी दीवानी सी है मेरी भतीजी, पर मेरा भतीजा भी किसी जिन से कम नहीं है। वो उसके सर पर चिपट मारती बोली। थोड़ी वो थोड़ी को खींचकर कुर्सी से उठा था। ठीक है फिर भाभी, मैं उसको अपने ही घर ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ तो मायू का फायदा ही नहीं होगा। वो किचन में जाती जरीना को देखकर जोर से बोली थी। वो जाते जाते पलटा था। नहीं, अब इतना भी फ्री होने की नहीं है हो रही। उसने बेसाख्ता उन्हें घूरा था। अब के फायजा ने कह कहा जानदार लगाया था, जबकि वो कंधे उचकाकर सीढ़ियां चढ़ गया था। कोई नहीं, मैं नहीं बैठ रही मायूं। फूफू, आपको शौक हो रहा है ना, तो आप खुद बैठ जाए, मेरे क्यूटी को कौन देखेगा भला? उसने भरपूर एहतजाज किया था। माशाअल्लाह, 14 साल बेटे की माँ मायूं बैठते अच्छी लगेगी क्या? वो उसके सर पर चिपक मारती बोली। हालांकि आतिफ अंकल फुल एंजॉय करेंगे, रिदा ने शरारत से कहा था। पागल हो जाएंगे तुम्हारे फूफा हुजूर।
अपनी कोई चीज ढूंढने में उनको नजर आना बंद हो जाता है। शादी के 15 साल बाद भी सुबह सुबह घर में फायजा फायजा की पुकार पड़ती है। वो चिढ़कर बोली थी, हाय पप्पू, 15 साल अंकल बेचारे आपसे रोमांस करने की कोशिश करते रहे और आप समझी ही नहीं। फिर उनके गले में बाहें डालती शरारत से बोली थी, बेटा जी, वो तो मैं आपसे मंगल की सुबह पूछूंगी, आपको क्या समझ आया? वो गर्दन मोड़कर उसे देखती बोली थी। रीता जोर से हंसी थी। वो उनके गले से बाजू निकालती उनकी गोद में छुपी थी। फूफू, अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। वो बिल्कुल उनकी गोद में छुपने की कोशिश कर रही थी। आज मुझे समझ आया कि दादा हुजूर ने यह फैसला इनके बोलने से पहले क्यों किया। अचानक आती आवाज पर रिदा और फायजा ने पलट कर देखा था। वो चौखट पर एक हाथ रखे बड़े मजे से उसके वजूद को देख रहा था। उसकी आवाज पर वो मजीद फायदा की गोद में सिमटी थी। उन्होंने पास पड़ा दुपट्टा हीर के ऊपर डाला था। लगता है भतीजे, अब इसे छोड़ो, तुम्हें ही मायूं बैठाना पड़ेगा। वो उसे घूर कर बोली थी, कोशिश करके देख ले, बेकार ही जाएगी, क्योंकि मैं तो कमरे में टिकर बैठ जाऊंगा, पर ये मोहतरमा तो फिर भी अपने पाले से बेबी के पास ही मिलेंगी। वो अपने मखसूस अंदाज में बालों को ऊपर करता बोला। नजरें हनोज दुपट्टे में छुपे वजूद पर थी, जहां हलचल हुई थी। फायजा को अंदाजा था, वो तिल मिलाई थी। कोई नहीं फूफू, मुझे तो पता भी नहीं था ये पहले से वहां थे। हीर भांडा फोड़ने को थी। वो हमेशा की तरह सटपटाया था। उसकी शक्ल देखकर फायजा हंसी थी। आपकी भतीजी ने हमेशा कम अकल ही रहना है, वो हफ्ते से झिंझिलाया था। रिदा और फायजा का कहा मुश्तरका था। स्लिप दे दे, मैं जा रहा हूँ मोहतरमा के कपड़े लेने। कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं इंसान को, वो दुहाई देते बोला। गोद में लिपटे वजूद में जुम्बिश हुई थी। रिदा, ये सामने स्लिप पड़ी है, दो इसको तुम, और निकलो यहाँ से फौरन। बस समझो अभी से मायूं शुरू है। आज हफ्ता है, इंतजार कर लो अब पीर का। वो हीर की बेचैनी महसूस करती बज़ाहिर संजीदगी से बोली थी, लेकिन गोद में लेटे दुपट्टे में छुपे वजूद के सब्र का पैमाना लबरेज होता। मुझे नहीं करनी ये शादी फूफू, मेरे क्यूटी का क्या होगा? एकदम दुपट्टा हवा में उड़ा था। साथ में वो तिलमिलाती हुई आलती पालती मारती उठ बैठी थी। रिदा और फायजा मुंह खोले हैरत से उसे देख रही थी, जबकि राहिम हसन के चेहरे पर तपा देने वाली मुस्कान उभरी थी। दुआओं का शदीद तालिब बेचारा राहिम हसन। वो रिदा के हाथ से स्लिप लेता, उसे भरपूर नजरों से देखकर दाएं बाएं सारी लाता बाहर निकला था। पुप्पू, ये देख लें आप, ये अभी भी सड़ियल ही है। बाहर जाते जाते उसका जुमला जैसे ही कान में पड़ा, वो कहा लगा कर हंसा था। हीर, आ जाओ अब, तुम मायू में हो। फायजा ने दांत पीसते कहा। आज इतवार तो वो कब से जिद कर रही थी कि उसे अपने क्यूटी से मिलना है। रात 11 बजे फायदा उसकी जिद से हार मानती छमाछम बरसती बारिश में उसे छतरी में छुपाए ले आई थी। पीले कपड़ों में मलबूस वो क्यूटी से राज और न्याज करती, किसी की गहरी नजरों से बिल्कुल बेनियाज थी। उन्होंने अपने कहे के मुताबिक उसे बिल्कुल भी कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया था, जबकि वो कल से बहाने बहाने से कमरे के 15-20 चक्कर लगा गया था। फायजा ने भी हीर को पीले दुपट्टे में ऐसे छुपाया था कि वो कल से उसकी एक झलक भी नहीं देख पाया था। फायजा और रिदा उसकी हालत से हर्ज उठा रही थी, पर राहिम हसन का कहना था कि वो बाहर किसी काम से ही आ रहा है। रुके हुप्पू, मैं अपने बेबी को मेहंदी तो लगा लूं। वो नीचे झुकी मेहंदी से बगरे के पेट पर नक्शो निगार बना रही थी। हीर, अपने हाथ गंदे मत करना, अभी तुम्हें भी मेहंदी लगानी है। फायजा ने दुहाई दी थी। मेरी मदद की जरूरत नहीं मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है। अचानक उभरती आवाज पर उसकी मेहंदी लगाते हाथ साकित हुए। वो क्यूटी के पास खड़े वजूद को देखता पूछ रहा था। वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती क्यूटी के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी थी, पर नन्ना पाला सा बेबी क्यूटी 5 फुट 4 इंच ही राइम के वजूद को छुपाने में नाकाम हुआ था। नहीं जनाब भतीजे, आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फायजा उसके और क्यूटी के सामने आई थी। फूफू, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बचपन की क्यूटी को मैं खुद ही मेहंदी लगा देता हूँ। इश्तियाक भरी आवाज जज्बों से भरपूर थी। हीर का दिल धड़का था। किस बात का बदला लेगा मेरा भतीजा अपनी बचपन की बीवी से? वो उसका कान पकड़ती उसे वहां से जाने के लिए पलटी थी। अरे फुप्पू, ऐसा समझती हैं आप मुझे? अच्छा, न जा रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ कब तक छुपाती है मेरी बचपन की बीवी को। वो हंसता हुआ कान छुड़ाकर वहां से चलता बना था, जबकि वो धड़कते दिल के साथ दुपट्टे में चेहरा छुपाए रुख मोड़े खड़ी थी। कहा था ना, मत दीवाना करो मेरे भतीजे को। देख लिया ना, किसी काम का नहीं रहा। उन्होंने शरारत से उसे पीछे से थामा था। वो शर्माती हुई पलटकर उनके बाजुओं में छुपी थी। तकरीबन 11:30 बजे फायजा उसे मेहंदी लगाने के लिए लेकर बैठी थी। पीले कपड़ों में वो आस्तीनें चढ़ाए बैठी थकन के मारे अब बेजार सी हो रही थी। पुप्पू, बीच में बड़ा सा दिल बनाए और इसमें H और R लिखे बड़ा बड़ा।
रिदा ने हीर को छेड़ा था। मेहंदी लगाती फायजा हंसी थी। हाँ, और फिर मैं वही हाथ तुम्हारे गाल पर मारूं। कैसा? वो दांत पीसते बोली थी। नहीं जानी, मेरे गाल पर नहीं, भाई के दिल पर छाप दो, रिदा शरारत से बोली थी। फूफू छोड़े मुझे, एक मिनट जरा। वो उसे धमोका जुड़ने को बेताब हुई थी। रिदा हंसते हुए दूर हुई थी। हिलो मत हीर, फायजा ने झिंझलाकर सर्जरिंग की थी। इसे देखे ना पप्पू, फजूल जो जोक्स कर रही है, वो खफगी से बोली थी। अब मैं तुम्हें रोमांटिक शायरी तो सुनाने से रही। वैसे हीर, मेरे ख्याल में भाई कल तुम्हारी शान में कसीदे पढ़ने के लिए जरूर रोमांटिक पोएट्री याद कर रहे होंगे। फायजा ने मुंह पर हाथ रखते जोर की आई हंसी रोकी थी। पप्पू, आप दोनों ही बेवफा हैं। वो जोर के चेहरे के साथ बेबसी से बोली थी। फायजा उसके पास झुकी थी। हाँ जी, अब आपको हमारी वफाओं पर कहाँ यकीन आना है? वो उसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देखते शरारत से गोया हुई थी। वो बेसाख्ता अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखने को थी जब रिदा और फायजा दोनों चीखी थी। हीर, देख कर ये क्या कर रही हो? फायजा ने तीर की तेजी से उसकी दोनों कलाइयां थामी थी। पागल लड़की, जान निकाल दी तुमने। रिदा ने अपने सीने पर हाथ रखे खुद को संभाला था। मेरी जान आज ही सारा शर्माल होगी क्या? कुछ मेरे भतीजे को दीवाना बनाने के लिए भी छोड़ दो। फायजा ने उसका हाथ थामे कहा, जो उनकी बात सुनते ही लर्जा था। वो मुस्कुराई थी। वो आपके सुर्ख पड़ता चेहरा झुका गई थी। आपके सड़ियल भतीजे इतने भी सीधे नहीं है फुफ्फू। आपके तड़ाकर कहा गया था। देखे फुफ्फू, इसको पहले ही पता चल गया कि भाई इतने सीधे नहीं है। रिदा ने आंखें पटपटाई। ट्रेलर तो मैं भी देख चुकी हूँ। फायजा ने उसके कान में सरगोशी की थी। रिदा सुन नहीं पाई थी। हीर राहिम की जान पर बनी थी। उफ, आप दोनों ने आज कौवा खाया था क्या नाश्ते में? वो आप शर्म से जमीन में गड़ने को थी। फायजा और रिदा सारा वक्त उसे छेड़ती रही थी। उन्होंने उसे 2:45 बजे छोड़ा था। वो इतनी थक गई थी कि हाथों और पैरों पर मेहंदी समेत सो गई थी। सुबह रिदा ने उसे फजर में उठाया था। आंखें खोलते ही मेहंदी की खुशबू उसके नथनों से टकराई थी। लेटे लेटे ही उसने अपने हाथों को उलट पलट कर देखा। बड़ा खुशनुमा रंग हाथों पर बाहर दिखला रहा था। उस दुश्मने जहां के नाम की मेहंदी। एक अजब सा एहसास उसका दिल धड़का गया था। वो बेकार अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख गई थी जब किसी ने उसके हाथ हटाए थे। क्या हुआ? उठते ही उनका ख्याल। आज ख्याल ही से गुजारा कर लो। भाभी जान, सुबह भाई जान आपको बड़े ही प्यारे तरीके। रिदा की बात आती थी जब वो उसके पीछे लपकी थी। तुम बच जाओ अब मेरे हाथों। वो उठी थी। रिदा हंसते हुए उसके गले लगी थी। नमाज भी पढ़नी है बाद में लड़े लेना। आ जाओ, पहले तुम्हारी मेहंदी धुलवा दूं। रिदा ने उसके हाथों पैरों की मेहंदी उतारी थी। वो नमाज पढ़कर आई तो रिदा फिर से उसके हाथ में रात की उतारी पीली और गोल्डन चूड़ियां पहनाने लगी। ये क्यों? आज ईद है, मैं नए कपड़े पहनूंगी। उसने अपने हाथ पीछे किए थे। इंशाल्लाह तुम आज नया जोड़ा पहनोगी, लेकिन रात में मेरे भाई के नाम का। वो बेख्तियार उसकी पेशानी चूमती बोली। उसने धड़कते दिल के साथ सर झुकाया था। वो रिदा मुस्कुराई थी। अभी मैं चाहती हूँ तुम मायूं की सादा सी दुल्हन बनकर रहो आज भी सारा दिन। वो उसके दोनों हाथों में चूड़ियां पहनाती बोली। फिर रिदा ने उसके सर पर गोल्डन गोटे का पीला खूबसूरत दुपट्टा उड़ाया था। इस सारे वक्त में एक शर्मीली मुस्कान हीर के लबों पर रही थी। रिदा, रात इतनी बारिश हुई है, मेरा क्यूटी परेशान हुआ होगा सारी रात। वो खिड़की में खड़ी बाहर देखते बोली। जवाब नदारद। ताया अब्बू लोग नमाज पढ़कर आ गए होंगे ना? रिदा पुप्पू से बोलो, मेरे ताया अब्बू और अब्बू से ईद मिलना है। वो थोड़ी साइड पर होती घर का गेट देखने की कोशिश में थी जब अचानक किसी ने उसे अपने हिसार में लिया था। और मुझसे, मेरी बचपन की बीवी अपने बचपन के शौहर से ईद नहीं मिलेगी? ये तो चीटिंग है ना? वो पीछे से उसे अपने हिसार में लेता, उसके गाल पर रखे उसके दुपट्टे पर ही अपना गाल रखकर पोंछता। सही मानों में उसकी जान निकाल गया था। हीर के हाथों की पीली गोल्डन चूड़ियों ने भी इस अचानक इफ्तार पर घबराते हुए शोर मचाया था। आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? फुप्पू आ जाएंगी। वो उसकी गिरफ्त में हिल भी नहीं पाई थी। ईद मिलने आया था, लेकिन फुप्पू की तरह ये जालिम समाज भी हमारे बीच में है। देखो, राइम ने अपने और उसके गाल के बीच उसके दुपट्टे पर अपने लब रखे थे। वो उसके लम्स से पिघली थी। रिदा आ जाएगी, वो लड़ती कांपती बोली थी। राइम ने हल्के से उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करते उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। पीले कपड़ों में मलबूस पीला दुपट्टा सर पर लिए, जिसका गोल्डन गोटा चेहरे को मजीद अनोखा मलकुती रूप दे रहा था। उस पर कप कपाते होंठ, लर्जती पलके। राहिम हसन खुद को बेखुद कर रही थी। ईद की नमाज पढ़कर वापस आते हुए मैं बस सारा रास्ता यही सोचता आया हूँ कि लाख पैरे सही, पर मुझे अपनी बचपन की बीवी से ईद तो मिलनी है। कहने के साथ ही अगले ही लम्हे राहिम ने उसे अपनी बाहों में भरते खुद से लगाया था। वो बेहोश होने को थी। ईद मुबारक, वो उसके अंदाज में सरगोशी करता उसे खुद से हटा गया था। वो भी अपने अंदाज में, लेकिन वो अभी अपने दिल की धड़कन ही संभाल नहीं पाई थी जब वो अगले पल उसके लबों पर अपना लम्स छोड़ता उसके छक्के छुड़ाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा था। हीर ने अपने दोनों हाथ अपने
तपते हुए चेहरे पर रखे थे। ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फायजा की आवाज पर वो बेसाख्ता पलटी थी। वो बमुश्किल रुका था। वो सफेद शलवार कमीज में अपने वजिया भतीजे को घूर रही थी। ईद मिलने आया था, वो अपने बालों में हाथ फेरता दिलकशी से बोला था। मुझे इसे वाकई अपने घर में ही रखना चाहिए था। वो अपने सर पर हाथ रखती एक नजर उसको देखती अफसोस से बोली थी। जब जो दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे खड़ी थी, वो कह कहा लगा गया था। तो यकीन कर लें, इस वक्त हम आपके घर में बात कर रहे होते सीठ फुप्पू। वो शरारत से कहता उनकी पेशानी चूमता कमरे से बाहर निकल गया था। वो मोहब्बत से मुस्कुराते हुए दाएं बाएं सर हिलाती उसकी तरफ आई थी। फिर उसके चेहरे से उसके दोनों हाथ हटाए थे। हाथ हटा लो मेरी बेवकूफ भतीजी। वैसे मायू का तो सत्यानाश मारी दी है तुम दोनों ने, वो चिढ़कर बोली थी। अंदर आती रिदा जोर से हंसी थी। मैंने क्या किया पप्पू? वो हर बार खुद ही आ जाते हैं। वो मुनमुनाते हुए उनके गले से लगती मुजरमाना अंदाज में बोलती दोनों को ही प्यारी लगी थी। हैं भाई आए थे यहाँ? रिदा हैरत से चिक्की थी। हीर का दिल फिर धड़का था। हाँ जी, बचपन के शौहर। हम दोनों की सख्त निगरानी में भी अपनी बचपन की बीवी को आखिरकार ईद मुबारक कह ही गया। उनकी बात पर वो मस्जिद उनमें छुपी थी। ले जी, आप सब लोगों को जिस लम्हे का इंतजार था, वो खूबसूरत पल, वो हसीन लम्हा आ ही गया। बचपन की बीवी ही राइम हसन ने अपने बचपन के शौहर राइम हसन के कमरे को आज 20 सालों बाद शर्फ बख्श ही दिया। डीप रेड और गोल्डन घुटनों तक आती शर्ट और शरारे में राइम हसन की बचपन की बीवी अगर चांद का टुकड़ा लग रही है, तो ब्लैक डिनर सूट पर रेड टाई लगाए ही राइम हसन के बचपन के दूल्हे की आज छवि निराली थी। आइए पहले आपको राइम हसन के कमरे के बाहर ले चलते हैं, जहां रिदा और फायजा हीर के बचपन के दूल्हे का का इम्तिहान कैसे लेती हैं। बिल्कुल नहीं भाई, 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे, रिदा ने चीखते हुए दाएं बाएं सर हिलाया था। वो दोनों इस वक्त रहीम के दरवाजे के आगे ठेकेदारनी बनी खड़ी उसे नेक लेने के चक्कर में थी। रहम कर लो यार, जगह जगह आप लोगों ने मेरी जेब खाली करवाई है। अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं रहे बची, उसने दुहाई दी थी। फिर ऐसे कंगले दूल्हे को हमने अपनी लाडो पली दुल्हन देनी भी नहीं है। फायजा ने अपनी आंखों के सामने कमरे की चाबी लहराकर मजे से कहा था। फिर तो अफसोस, आपकी लाडो पली दुल्हन 20 सालों से इस कंगले दूल्हे की ही है। उसकी बात पर फायजा मुस्कुराई थी। मेरी जान तुम्हारी है, हमने कब कहा तुम्हारी नहीं है? पर भाई इस वक्त वो आपको 50,000 में मिलेगी, उसने रिदा को घूरा था। बिल्कुल, फायजा ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया था। दादा हुजूर के ये बचपन की सौगात तो मुझे बहुत महंगी पड़ गई, वो बड़बड़ाते हुए जेब से वॉलेट निकालने लगा था। मेरी जान मेरे भतीजे, अभी तो शुरुआत है, फायजा मजे से बोली। अल्लाह ही वारिस है तुम्हारा राहिम हसन। मोहतरमा हीर राहिम अभी भी अकल से पैदल ही है। वो पैसे फायजा के हाथ में देता बोला। रिदा जोर से हंसी थी। खबरदार, जो मेरी भतीजी के बारे में कुछ कहा हो तो। उन्होंने चाबी उसकी पहुंच से दूर करने को हाथ ऊपर किया था। सारी जिंदगी बर्दाश्त करने का कॉन्ट्रैक्ट देकर गए हैं आपके अब्बा हुजूर। वो बड़े आराम से उनके हाथ से चाबी लेता बोला। फिर रिदा को बाजू से हटाया था। जो बचपन का शौहर अपनी बचपन की बीवी के साथ दिल से निभाएगा, इंशाअल्लाह। वो कमरे का दरवाजा खोलता बोला। उन दोनों ने खुशदिली से इंशाअल्लाह कहा था। राहिम ने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद किया था। उसकी नजर सीधी फूलों से सजे बेड पर पड़ी। लेकिन ये क्या, बेड खाली था। है ये कहाँ गई? उसने कमरे में नजर दौड़ाई। एक खूबसूरत मुस्कान ने राहिम के होठों को छुआ। वो खिड़की की पास पुश्त किए बैठी खड़ी थी। सर था पैर उर्सी लिबास में मलबूस वो आज राहिम हसन का दिल धड़का गई थी। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके बिल्कुल पीछे आ रुका था। बचपन की मिसेज, एट लास्ट आफ्टर 20 years यू आर इन योर हस्बैंड योर बचपन के हस्बैंड्स रूम। बचपन की बीवी, आखिरकार 20 साल बाद तुम अपने बचपन के शौहर के कमरे में हो। वो उसके बिल्कुल पास उसके कान में सरगोशी करता बोला। जब अचानक राहिम को लगा वो लर्ज रही है। फिर तुम रो रही हो? हैरत के शदीद झटके को सहते उसने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। राहिम के दिल की धड़कन इस समय रुकी थी, जबकि वो सर झुकाए लबों को दांतों से कुचलती अपना रोना रोक रही थी, जो कि उसे सामने पाकर और मुश्किल हुआ था। हीर, ऐसा नहीं करो यार, तुम्हें कौन सा जापान ले आया हूँ, सब यही हैं। वो बौखलाया था। मम मेरा उसने सर उठाकर कुछ कहने की कोशिश की थी। हाँ बोलो ना। राहिम ने बेकरारी से उसे शानों से थामे उसके रोने की वजह जानना चाहिए थी। मेरा क्यूटी। अचानक वो उसके सीने से लगी अब खुलकर रो दी थी। राहिम हसन हैरान परेशान मुंह खोले खुद से लगी अपनी दुल्हन को सर को देख रहा था, जो शादी की पहली रात उसके सीने पर सर रखे अपने क्यूट पाले शे बेबी के लिए रो रही थी। हीर, तुम अपने बकरे के लिए रो रही हो? उसे खुद से हटाते राइम की आवाज मारे हैरत की ऊंची हुई थी।
बकरा नहीं क्यूटी, आपने मेरी क्यूटी की कुर्ब मुझसे पूछा भी नहीं, मैं मिली भी नहीं उससे। उससे आखिरी बार वो उसके सीने पर हाथ रखती उसे हल्का सा धक्का देते रोते हुए बोली थी। राइम ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की थी। हीर ने गुस्से से उसे घूरा था। मेरी जान, हमने उसे गोद थोड़ी ना लिया था, कुर्बानी की नीयत का ऐलान किया था ना तुमने, आखिर हमारी फैमिली की कुर्बानी थी। वो उसका चेहरा देखकर शरारत से बोला। हमदार पल के रोने के बाद आपस में जुड़ती उसके चेहरे को मजीद हसीन बना गई थी। मुझे मिलवा देते तो क्या हो जाता, वो मुश्किल आंसू रोकती बोली। राहिम को अपना दिल संभालना मुश्किल हुआ था। अच्छा इधर आओ, वो इसका हाथ थामता बोला। मकसद बेड पर बैठाने का था, लेकिन वो खफगी से अपना हाथ छुड़ा गई थी। बात नहीं करे मुझसे, वो अपना हाथ छुड़ाती बोली। ओके नहीं करता। अगले ही लम्हे वो राहिम राहिम हसन के मजबूत बाजुओं में थी। वो हैरा से मुंह खोले अभी ठीक तरह से हैरान भी नहीं हुई थी जब वो मजीद उसे हैरान कर गया था। तुम्हें तो पता है ना, बचपन की बीवी, तुम्हारा बचपन का शौहर बचपन से सड़ेल है। वो उसके चेहरे पर एक और गुस्ताखी कर चुका था। वो रोना धोना भूलकर सरपटाती हुई अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख चुकी थी। राहिम ने हंसते हुए उसे बेड पर बिठाया था। लो पानी पियो। उसने साइड पर पड़ा गिलास उसके लबों से लगाया था। मिलवा देते। उसका गम फिर ताजा हुआ था। राहिम ने गहरा सांस लेते उसकी पानी से भरी आंखों को देखा था। यार तुम्हारी ननद और फुफ्फू का इतना सख्त पैरा था, तुम्हारा बचपन का शौहर पिट जाता तुम्हारी हवलदारनी फुफ्फू के हाथों। वो सर खुजाकर बोला। इतने बेचारे होते आप तो सुबह से हीरो बनकर ना आते। वो अपने ध्यान में सूसू करती बोली थी। अपनी बचपन की बीवी की मोहब्बत में सर पर कफन बांध कर आया था, वो गंभीर लहजे में बोला था। उसका पल में बदलता लहजा हीर राहिम के दिल की धड़क एक एक लम्हे को रुकवा गया था। बिल्कुल अचानक हीर राहिम को महसूस हुआ था कि वो इस वक्त कहाँ और क्यों थी। खमदार भीगी पके लर्ज कर झुकी थी। राहिम दिलकशी से मुस्कुराया था। तुम्हारे सड़ियल खड़ूस से बचपन के शौहर ने कल से अपनी बचपन की बीवी की शक्ल नहीं देखी थी। क्या क्या ना करना पड़ा राहिम हसन को, ये देखो। वो जेब से मोबाइल निकालता उसके बाएं जानिब बिल्कुल उसे जुड़कर बैठा था। फिर दायां हाथ उसके गिर्द करते मोबाइल को उसके सामने इस तरह लाया कि वो खुद ब खुद इसके हिसार में आ गई थी। राहिम ने वीडियो प्ले की थी। पीले दुपट्टे में मलबूस हीर राहिम हसन गोल्डन गोटा लगा दुपट्टा सर पर लिए बहुत ही प्यार से अपनी क्यूटी को देख रही थी। फिर अचानक से उसने अपने आंखों में आए गोटे को हटाने के लिए दुपट्टा थोड़ा सा सरकाया था। हाथों में पहनी पीली गोल्डन चूड़ियां ऊपर नीचे हुई थी। वो मबूत सी अपना सुंदर सा रूप देख रही थी। अभी भी तुम कहती हो तुम्हारे बचपन के शौहर को तुमसे इश्क नहीं है, वो गर्दन मोड़े उससे पूछ रहा था। मतलब आज से आप मुझे कभी नहीं डांटेंगे, वो भी गर्दन मोड़े शरारत से पूछ रही थी। लेकिन उसको देखते ही वो हंसी। वो उसके आगे चॉकलेट बढ़ाए हुए था। वो हंसते हुए चॉकलेट ले गई थी। ये तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ईद के बाद तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है हीर, वो बेचारगी से बोलता। उसके आगे उसका तैयार शुदा असाइनमेंट लहरा गया था। वो खिलखिलाई थी। बारिशें हो रही हैं, अब तो गटर और भी भर गए होंगे ना, वो मासूमियत से बोली थी। राइम ने उसे घूरा था। वो फिर जोर से हंसी थी। एक बात बताऊं, ये तुम्हें इतनी नींद क्यों आती है? राइम के लहजे में तजस्सुस था। सारी रात थर्ड क्लास मूवी देखूंगी तो सारा दिन इधर उधर लुढ़कोगी ना? वो इसकी बात उचकते हुए उससे सर हिलाता बोला। बिल्कुल, और इसीलिए मेरे बचपन का शौहर मुझे थर्ड क्लास मूवी का थर्ड क्लास विलन तो लगेगा ना? वो शरारत से कहती दोनों हाथ होठों पर रख गई थी। तुम्हें पता है हीर, थर्ड क्लास विलन कैसे होते हैं? वो अब उसे गुलाब की खूबसूरत अदकली पेश कर रहा था, जो कि हीर ने लर्जते हाथों से थामी थी। बिल्कुल आप जैसे सड़ियल। उसकी नजरों की ताब न लाते हुए उसके कोट को दोनों हाथों में थामे उसी के सीने में मुंह छुपाए महजूब से लहजे में बोली थी। राहिम का कहकहा जानदार था। दी एंड। तो प्यारे नाजरीन, कैसा लगा आप लोगों को नॉवेल? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलूंगी फिर अगले नॉवेल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।